और अब शेख हसीना का कहना है कि मैं भारतवर्ष में अब नहीं रहना चाहती हूँ, भारतवर्ष में मैं नहीं रहूँगी और मैं किसी भी स्थिति में, हालांकि उनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी है बांग्लादेश के न्यायालय द्वारा, लेकिन उनका कहना है कि फांसी हो या मुझको जेल में बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं दिसंबर महीने में निश्चित रूप से बांग्लादेश में जाऊँगी। ये फरक्का बैरेज का जो जनवरी से मई महीने का जो समय होगा, उस पीरियड में 50% उसका पानी जो है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा उस बैरेज से। खास करके वैसे लोगों से जो अपने को बहुत बड़े धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार अपने को कहते हैं, वो सोशल मीडिया पर भी हम देखेंगे कि एक लाइन भी तस्लीमा के बारे में लिखने के लिए तैयार नहीं है। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। सीबीएसई से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सी चौधरी 8292253617 और जी कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और अब बात हमारे पड़ोसी देश की। पड़ोसी देश में हमारा ध्यान सबसे पहले पाकिस्तान का आता है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश जो है वो भी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बहुत तरह की जो है वो उठापटक जो है राजनीतिक हो चाहे किसी भी तरह की हो, वो चलती रहती है। और पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि वो बांग्लादेश के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रखे, ताकि वो भारत के अंदर जो है वो अपनी पैठ बनाने में उसको आसान हो। और इस मामले में भारत भी हमेशा जियोपॉलिटिकली उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। जब अभी कुछ साल पहले जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जो अभी हमने दिल्ली में देखा, अगर सबसे पहले अगर हम जेनजी प्रोटेस्ट की बात करें तो वो बांग्लादेश से ही शुरू हुआ था। और बांग्लादेश में वो स्थिति हो गई थी कि वहाँ की जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आकर के शरण लेना पड़ा और किस तरह से वो तब से भारत में ही हैं। लेकिन अब जा कर के उनका कहना है कि अब वो बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। लेकिन अब इस मामले में ये जो पूरा टाइम फ्रेम आ गया है, यानी 2026 का ये साल, और जो 2026 के उत्तरार्ध में हैं अभी हम, यानी कि अब हम इसके बाकी जो 6 महीने बचे हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है, अभी हमारे और बांग्लादेश के बीच ऐसी कौन कौन सी कड़ियां हैं जिनको कस करके जो भारत जो है वो बांग्लादेश पर अपना आधिपत्य तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जो एक कंट्रोल है वो बनाए रख सकता है। इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बताइए बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने बताया भी कि 2 वर्ष पहले जुलाई महीने में वहाँ पर जो बांग्लादेश में जो स्थितियाँ बनी थीं, उसमें वहाँ की प्रधानमंत्री को, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थीं शेख हसीना, जो शेख मुजब्बर रहमान, जिनको कहा जाता है कि वो बांग्लादेश के माने फादर ऑफ द नेशन का उनको ये मिला, उनकी पुत्री हैं और लंबे अरसे से वो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थीं। उनको यहाँ इंडिया में आना पड़ा और यहाँ शरण लेनी पड़ी। लेकिन अब एक नई स्थिति पैदा हुई है। लगभग 2 वर्षों के बाद वो एक ऑनलाइन वो सामने में आई हैं और एक कहा जा सकता है कि एक कॉन्क्लेव बांग्लादेश के इस ऊपर, जिसमें भारत सरकार शामिल नहीं है, ये अलग की बात है, और एक कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें उनके पुत्र ने भी उनके शेख हसीना के पुत्र ने भी शिरकत किया है। और अब शेख हसीना का कहना है कि मैं भारतवर्ष में अब नहीं रहना चाहती हूँ, भारतवर्ष में मैं नहीं रहूँगी और मैं किसी भी स्थिति में, हालांकि उनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी है बांग्लादेश के न्यायालय द्वारा, लेकिन उनका कहना है कि फांसी हो या मुझको जेल में बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं दिसंबर महीने में निश्चित रूप से बांग्लादेश में जाऊँगी। निश्चित रूप से जब शेख हसीना इस बात को कह रही हैं तो उनको कुछ बांग्लादेश से इनपुट मिला हुआ है, और बांग्लादेश से जो इनपुट है वो ये है कि जो वहाँ पर आंदोलन हुआ था, अब वो आंदोलन के समापन के बाद, शिथिल पड़ने के बाद जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं वो बहुत सहज नहीं रह गई हैं। आपने देखा कि बहुत दिनों तक तो मोहम्मद यूनुस, जिनको कि
बांग्लादेश में उनको बहुत ही एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने का उनको अनुभव था, जिसके कारण उनको काफ़ी प्रतिष्ठा मिली और उनको लाया गया था कि नहीं साहब वो जो है सो शासन इंटरिम शासक के रूप में वो काम करेंगे। तो मोहम्मद यूनुस भी बहुत कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद बांग्लादेश में जो चुनाव हुए उसमें बीएनपी पार्टी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसकी चीफ जो थी सो खालिद जिया थी, अब वो नहीं रहीं, तो उनके पुत्र जो हैं वो जो है सो तारिक रहमान, वो जो है सो वहाँ के प्रधानमंत्री वो बने हुए हैं। लेकिन जो शेख हसीना के समय में बांग्लादेश की स्थिति थी, जैसे बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में बहुत ऊपर चला गया हुआ था और उसके टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो था वो काफ़ी बढ़ गया हुआ था और इस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो रही थी। तो वो स्थितियाँ गड़बड़ हुई हैं और जो समस्याएं हैं, जो अभी जो वेस्ट एशिया की जो समस्या चल रही है, उससे बांग्लादेश भी प्रभावित हुआ है। तो वहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने जो सोच कर शेख हसीना को हटाया था वो पूरा नहीं हो पाया और शायद ये इनपुट ये शेख हसीना को है, इसलिए वो चाहती हैं कि अब नहीं रहें। दूसरा कारण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इनके यहाँ शरण लेने से भारतवर्ष का बांग्लादेश के साथ संबंध स्ट्रेंड हो चुका है। वो मोहम्मद यूनुस के दौर में भी हुआ और अब जब तारिक रहमान वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं तो उनके समय भी हो रहा है कि वो भारतवर्ष को मानते हैं कि वो शेख हसीना को शरण देकर बांग्लादेश के साथ अपनी स्थिति को अच्छा नहीं कर रहे हैं। और भारतवर्ष के लिए चिंता का विषय हो गया हुआ है कि बांग्लादेश धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये स्थिति भारतवर्ष के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर चीन और पाकिस्तान का प्रभाव वहाँ बढ़ेगा तो एक फ्रंट और जो कि पीसफुल फ्रंट था हमारा, वहाँ भी हमको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो इश्यूज हैं उसके कारण शायद ऐसा लगता है कि लेकिन भारत सरकार खुले रूप से तो कह नहीं सकती है कि कोई आदमी उसके यहाँ शरण लिए हुए है तो उसको तो कह नहीं सकते। और वो भी शेख मुजीबुर रहमान, जिनसे भारतवर्ष का बहुत आत्मीय संबंध था और पूरे बांग्लादेश का जो लिबरेशन है, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में लड़ी गई थी और उनकी पुत्री हैं। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष ऐसा खुल के तो नहीं कह सकता है कि आप अपने देश लौट जाइए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शेख हसीना इस बिंदु पर भी सोच रही हैं कि जो स्थितियां बन रही हैं उसमें अब हमको भारतवर्ष को छोड़ के ही चला जाना चाहिए। तो एक ये है। और एक और मैं सवाल कर लेती हूँ इस मुद्दे में कि चलिए ये तो आपने शेख हसीना के बारे में पूरी बात कही, लेकिन जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो सिंधु जल संधि के बारे में हम बहुत सुनते हैं। अभी जब से बांग्लादेश की चर्चा हो रही है तो हम फरक्का जल संधि के बारे में सुन रहे हैं। ये फरक्का जल संधि का क्या मसला है, आखिर अचानक से ये चर्चा में क्यों इतना? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि गंगा जो हमारी हिमालय से निकलती हैं और यहाँ से होते हुए फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो आगे वो बांग्लादेश की तरफ चली जाती हैं, जहाँ उनका नाम बदल जाता है। उनको शायद वहाँ पद्मा नदी के नाम से उनको जानते हैं। तो वहाँ पर एक फरक्का बैरेज बना हुआ है। तो भारत 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में दिसंबर महीने में एक समझौता हुआ था, जो 30 वर्षों के लिए वो समझौता हुआ था कि फरक्का बैरेज का जो जनवरी से मई महीने का जो समय होगा उस पीरियड में 50% उसका पानी जो है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा उस बैरेज से। और साथ साथ ये भी शर्त रख दिया गया था कि उस पीरियड में कम से कम वो जलाशय जो है, बैरेज जो है, वो 75% भरा हुआ रहना चाहिए। तो ये जो 30 वर्षों का समझौता है वो दिसंबर में समाप्त होना है, उसको दिसंबर 2026 में समाप्त होना है। तो अब बिहार और पश्चिम बंगाल ये दोनों का कहना है कि नहीं साहब, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसलिए कि बिहार और पश्चिम बंगाल का कहना है कि जो पानी का जो बंटवारा हुआ है उससे हम लोगों को पानी की कमी का और पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। और बिहार में तो राज्यसभा में कल जो जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय कुमार झा, उन्होंने इस मुद्दे को राज्यसभा में कल उठाया है और उन्होंने कहा है कि एकदम निश्चित रूप से इस संधि पर पुनर्विचार होना चाहिए और इसमें पश्चिम बंगाल और बिहार के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब भारतवर्ष के सामने एक और संकट अब खड़ा हो गया हुआ है कि बांग्लादेश से इसी तरह से हमारे रिश्ते
कई कारणों से, और उसमें जब जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी चर्चा हमने की है उस कारण से ख़राब हैं। अगर हम इस जो गंगा नदी का जो जल का बंटवारा है, जो फरक्का समझौता है, अगर उसको भी हम फिर पुनर्विचार में डालते हैं, उसमें भी कोई नई बात हम अपनी लाते हैं, तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध और भी ख़राब होंगे। और निश्चित रूप से भारतवर्ष नहीं चाहेगा कि उसका एक और जो निकटवर्ती पड़ोसी देश है वो उसका दुश्मन बन जाए। तो ये जल संधि अगर हम देखें, जिस तरह से आपने बताया कि संबंध नहीं खराब होगी, इसका मतलब कि इस जल संधि को रिवाइव कर ही दिया जाएगा। अगर अभी ठीक है, जैसे आपने शेख हसीना के बारे में बात की कि अब वो जाने का निर्णय ले चुकी हैं कि उनको अब दिसंबर तक वापस लौट जाना है बांग्लादेश। ऐसे में वहाँ की राजनीति में किसी तरह का उथल पुथल होते देखते हैं आप, या वहाँ पे सब कुछ सामान्य है? देखिए, ऐसा है कि वहाँ जो अवामी लीग है उसको, जो उनकी पार्टी है, उस अवामी लीग के लोग अब सड़कों पर निकलना शुरू किए हैं और वे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वे लोग आंदोलन में भी भाग ले रहे हैं। उनको बड़े पैमाने पर उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके फैमिलीज़ को टॉर्चर किया जा रहा है। तो नेचुरली एक जो एकदम सन्नाटे की स्थिति थे उससे अब कहीं ना कहीं जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, वो उभर रही है। अब है कि इनको ये विश्वास है कि भारतवर्ष, इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने भाषकल के संबोधन में इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगाह किया है कि भाई आपको बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए कि बांग्लादेश में मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो। और उनको ये विश्वास है कि भारतवर्ष जब हमको सौंपेगा, यानी जब हम यहाँ से जाएंगे, तो निश्चित रूप से भारतवर्ष बांग्लादेश के साथ एक करार करेगा कि नहीं साहब, इनको जो है सो शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं पहुंचाई जाए, यानी उनको फांसी की सज़ा वगैरह नहीं दी जाए, बल्कि उनको जो है सो एक पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल व्यक्ति जो होता है उस तरह से पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह उनको ट्रीट किया जाए। और वो पूर्व की प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा लगता है। तो हमको ऐसा लगता है कि दिसंबर तक का जो उन्होंने टाइम फ्रेम अपना दिया है उसमें वो निश्चित रूप से पूरे विश्व का जनमत और भारतवर्ष का जनमत तो है ही, वो सबको जनमत की ताकत लेकर वो बांग्लादेश में प्रवेश करेंगी और निश्चित रूप से तब वहाँ की सरकार के लिए सीधे उनको फांसी पर लटका देना संभव नहीं हो पाएगा। चलिए, इतनी सारी बात हुई तो एक बात और, क्योंकि बांग्लादेश की जब चर्चा होगी तो शेख हसीना तो अभी आकर के रह रही हैं कुछ सालों से, लेकिन तस्लीमा नसरीन जो कि बांग्लादेश की लेखिका हैं और वो भारत में काफ़ी दिनों से शरण लेकर के रह रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो है उनकी जान को खतरा है। और अभी जब बंगाल जीती भाजपा, तो भाजपा कितने दिनों से कह रही थी कि बंगाल जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आसाम जीतना ज़रूरी था। आसाम तो चलिए जीती हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश पर कंट्रोल करने के लिए ये सारे इलाके महत्वपूर्ण इलाके माने जाते हैं। ऐसे में तस्लीमा नसरीन को जिस तरह से बंगाल में पुरस्कार दिया गया है अभी शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, तस्लीमा नसरीन बहुत बड़ी लेखिका हैं और उनको उन पर जो है सो जो ये उन पर खतरे की बात थी और इसीलिए उस खतरे को देखते हुए पिछले 19 वर्षों से वो कलकत्ता से बाहर थीं और वो अब जब वहाँ पर सरकार बदल गई है, तब वो सरकार बदलने के बाद वो वहाँ पर फिर से तस्लीमा नसरीन आई हैं कलकत्ता के अंदर। उनका बहुत बड़ा स्वागत भी हुआ है और निश्चित रूप से एक सोचने वाली बात है कि जो भारतवर्ष में जहाँ हम लोग एक इस बात को बराबर कहते हैं कि सबको आज़ादी है, यहाँ फ्रीडम है सबको बोलने की, लेकिन तस्लीमा के साथ हम लोगों को खड़े होते हुए नहीं देखते हैं, खास करके वैसे लोगों से जो अपने को बहुत बड़े धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार अपने को कहते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी हम देखेंगे कि एक लाइन भी तस्लीमा के बारे में लिखने के लिए तैयार नहीं है। यानी उनको ऐसा लगता है कि अगर हम तस्लीमा नसरीन की बात करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, उसने उनका स्वागत किया है, उसने उनको सम्मानित किया है, वो अलग की बात है। लेकिन आप अब दूसरे जो सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका आपने कभी भी तस्लीमा नसरीन का भूल से भी वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ी लेखिका हैं। और ठीक है कि उनके लेखन से हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन लेखक
को भी ये आज़ादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपनी बातों को, जो उसके दिमाग में, उसके सोच में आता है, उसको वो सामने में रख सके। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है कि अभी उनको 19 वर्षों के बाद वो लौट कर कलकत्ता में आई हैं, और अब उनका कहना है कि मैं कलकत्ता में रहूँगी और मैं अपना लेखन कार्य भी जारी रखूँगी। तो ये तमाम बातें हो गई बांग्लादेश और भारत के साथ जिस तरह से अभी चल रही हैं राजनीतिक गतिविधियां, जिस तरह के संबंध चल रहे हैं इसके ऊपर। इस मामले में आगे कौन से अपडेट्स होंगे, शेख हसीना किस महीने में कौन सी तारीख को वापस लौट रही हैं, इन सारे मामलों का अपडेट्स फर्स्ट लुक बिहार आपको देता रहेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन